करनी शुरू की। तो उसके बाद जलंधर एरिया, लुधियाना एरिया, नवागांव एरिया और अमृतसर एरिया, वहाँ पे उस तरफ मैंने पूरे मैच खेले कोच देवी दयाल की वजह से। हाँ, उनकी अलग कार्टून अलग थी। हमारे पास है पीछा मेहरा, हरजीत चैला, बिट्टू कुब्बे, ये हमारी जाफ लाइन होती थी। ठीक। मेरे को याद है अभी तक बिट्टू दुगाल से बड़ा आज तक ना ही कोई हुआ है जाफ लाइन में, और ना ही कोई मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि वो इतना कमर्शियल और इतना लैंडलॉर्ड जो बोल सकते हैं उसको, ऑलराउंडर बदल के उसको टैलेंट था उसमें। वो कोई भी लगाओ, कब भी लगाओ, तो जो भी लगा सकता था। उसके अलावा मैंने कोई प्लेयर नहीं देखा। बिट्टू दुगाल हो गया, गुलजारी मोहन को हो गया, तो जोगी देदना हो गया, अपना गुरजीत तूत, ये मेरे फेवरेट प्लेयर थे। इनमें कैचर रेडर दोनों आए। हाँ, और आप मौके के आपके पसंदीदा खिलाड़ी? मौके के अभी एक तो शीलू, तो सुल्तान समझ। गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल अपने लगते पंजाब प्रांत में मौजूद है। और जैसा कि हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट है वो कबड्डी के लिए जाने जाते हैं। और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि पंजाब प्रांत में एक ऐसे हीरे का इंटरव्यू करने का अपने को मौका मिला है, जो जिन्होंने वेट से लेकर के, वेट में भी कबड्डी खेली, उसके बाद ऊपर में भी कबड्डी खेली, बड़े बड़े क्लबों के लिए उन्होंने कबड्डी खेली है। और साथ में फिर एज ए कोच भी कबड्डी की सेवा की है, और आज वर्तमान में एज ए ऑफिशियल कबड्डी की सेवा कर रहे हैं। अपने साथ कोच साहब मौजूद हैं और इनका परिचय भी लेंगे और इनका कैसा खेल रहा, और अब तक के इनके जो खट्टे मीठे अनुभव हैं कबड्डी को लेकर के, तो वो सारी विस्तार से जानकारी ले। तो कोच साहब राम राम। राम राम जी। मैं सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे पास आए हैं हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए, तो इनका बहुत बहुत आभारी हैं हम। हमारे पंजाब का ये बहुत बड़ा मान रखते हैं, और हमारे पंजाब के जो स्पोर्ट्समैन प्लेयर हैं उनकी बहुत बढ़िया इज्जत करते हैं। ये हमारी खास करके हमारे पास आए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। तो कोच साहब आप एक तो आप अपना परिचय दो, और आपसे पर्सनल निवेदन ये रहेगा, आप मतलब वो एक जटिल जो पंजाबी है उसकी बजाय नॉर्मल पंजाबी और हिंदी का मिक्स करके थोड़ा बहुत वो करें, और अपना परिचय जरूर दें। मैं मलकीत लहरा, पंजाब से कबड्डी कोच। अब पहले 1997 से लेकर 2000 तक मैंने वेट की कबड्डी खेली है। उसके बाद 2000 से लेकर 2009 तक कबड्डी ओपन और 62 किलो में खेला है। और भाई साहब को जो आप क्वेश्चन करोगे तो उसका हम अच्छा कोच कोशिश साहब, करेंगे आप बढ़िया जवाब दे सकेंगे। कोच साहब उम्र बताओ कितनी? मेरी उम्र 47 प्लस, मतलब 50 के नज़दीक हो। 50 के नज़दीक है। और परिवार में कौन कौन है कोच साहब? परिवार में माँ, मेरे पापा की मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी। अच्छा, मेरे अच्छा। भाई हैं 2 जी, तो 2 मेरे से बड़े हैं, 2 मेरे से छोटे भाई हैं। अच्छा कोच साहब, जैसे अच्छी कबड्डी खेली, आपका नाम भी रहा है, उस परम पिता परमात्मा वाहेगुरु जी की दया से नौकरी में नहीं कभी सूत बैठा? नौकरी मेरे को पहले 2001 में मेरे को आर्मी में मैं ठीक है। आर्मी में सिलेक्ट हो गया था मैं। तो मेरे को किसी ने बोला कि आर्मी में यार क्या करेगा तू, पंजाब पुलिस में चला जाना। तो मैं उसकी बात में आके मतलब मिसगाइड हो गया थोड़ा, तो मैं आर्मी में नहीं गया। तो उसका मेरे को अभी तक अफसोस हो रहा है कि आर्मी की जॉब से बढ़िया कोई जॉब नहीं है। तो पता नहीं मेरी किस्मत में कोई सरकारी पैसा नहीं था। हाँ। तो सेवा नहीं थी देश की मेरे किस्मत में, तो शायद यही अनुभव होगा। ठीक। तो और कोच साहब फिर मतलब खेलों की तरफ आपका रुझान होना किसको देख करके प्रेरित हुए थे? किसकी देख रेख में फिर आपने ग्राउंड में जाना शुरू किया? एज ए कोच, एज ए गुरु, आप किसको इस चीज़ का अहमियत दोगे? कौन आपके गुरु? देखिए, सबसे पहले मेरे चाचा जी थे, वो जो कबड्डी खेलते थे, हरी राम जी भट्टी, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिटायर हो गए। हाँ। तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो भगवान उनको अपने चरणों में निवास बख्शे। तो मैंने सबसे पहले वो उनको देखते मैंने कबड्डी में मतलब कि अपना पैर रखा। तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने
कुश्ती में चला गया फिर मैं। शुरुआत कुश्ती से हुई? शुरुआत मेरी कुश्ती से हुई थी। ठीक ठीक। कुश्ती जो गांव में कुश्ती होती है, छिंज होते थे छोटे हुए, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मेरे मोहल्ले के एक दो पहलवान थे, उनके साथ चला जाता था। तो थोड़ा बहुत रुझान कुश्ती में हो गया। तो उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि आप कबड्डी में उचित कर सकते हो। हाँ। तो मैंने फिर कबड्डी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया। तो मैंने वेट से शुरू किया। कौन से वेट से? 37 किलो से और 42 किलो दोनों वेट खेले हैं मैंने। उसके बाद मैंने सीधा एंट्री किया है 62 किलो। अच्छा। 62 किलो से एंट्री सीधा ओपन में ही होगी। अच्छा, कोच साहब माना तो कौन से सन में, मतलब आप 37 किलो या 42 किलो कौन से सन में शुरुआत कर दी? 1997 से मैंने वेट की शुरू की थी 37 किलो की। तो 3 साल लगातार 37 और 42 किलो खेलने के बाद मैंने फिर फुटबॉल वगैरह ज्वाइन कर ली। फुटबॉल खेल के मेरा थोड़ा स्टेमिना और बढ़ गया। तो मेरे को लगा शायद मैं 62 किलो की गेम में खेल सकूंगा। हमारी 62 किलो की टीम थी हमारे गांव की। तो शुरुआत आपके गांव की टीम से ही हुई? गांव की टीम में हमारी शुरुआत हुई थी। वहाँ पे मैंने मतलब कि जितने भी हमारे प्लेयर गांव के थे, एक गांव की टीम हमारी थी। अच्छा कोच साहब, जैसे आपने शुरुआत किया, उस शुरुआत से ही पंजाब में उस दौर में जैसे 97 से 2000 तक आपने वेट खेला 3 साल, तो शुरुआत से यहाँ से मतलब कैश प्राइज था या उस टाइम हरियाणा की तरह बर्तन या और अन्य प्राइज भी थे? ऐसा ही था, हरियाणा की तरह कुछ बर्तन थे। कैश प्राइज भी बिल्कुल कम था, नामात्र ही था। मतलब इतना कोई ज़्यादा पैसा नहीं आता था। पूरा 200 या 300 रुपया हिस्से में आता था। वो तो घर वाले बोलते थे ये इन पैसों के से क्या आपका रोज़गार चलेगा या आपकी कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो थोड़ा घर से स्ट्रगल करते हुए माँ बाप ने तो फिर पहले से वैसे रोका तो नहीं था। तो अपने आप को मतलब ऐसे लगता था इतना नहीं था। हाँ, अन्य में मतलब आपको मनाही भी नहीं थी और स्पोर्ट भी नहीं थे और मनाही भी नहीं थी, क्योंकि उससे गुजारा नहीं चलता था। ना ही तो अपना कोई खान पीन अच्छा मतलब अच्छे तरीके से हो पाता था कि क्योंकि जितनी जरूरत थी खाने पीने की उतना खा नहीं पाते थे। बस रोजी जितना रोटी खाते थे, रोटी के सारे 2000 तक बैठ के खेले। अच्छा कोच साहब, फिर परिवर्तन का समय कब आया जब मतलब आपका अपने खुद के अपने खेल में ये लगा कि अब मतलब किसी के साथ भी मतलब मैच आ जाए कोई दिक्कत नहीं, एज ए मतलब प्लेयर के तौर पे कॉन्सेशन में तैयार हो गए थे? और शुरुआत से ही आपने रेड में रुचि रखी है या कैच में? देखिए, मेरी स्पीड और स्टैमिना मेरा था पहले दिन से, क्योंकि मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा फॉरवर्ड प्लेयर था। तो मेरे को लगता था मैं रेड अच्छी कर सकता हूँ। मैंने रेड एक मैच में मैंने 30 रेड लगातार डालने की समर्था रखता था मैं। तो मेरे को मैं अकेला ही रेडर होता था हमारी टीम। अकेला मैं 3 मैचों में 30 रेडें लगातार। यहाँ अलाउड थी मतलब टर्न बाय टर्न के बजाय लगातार रेड थी। पहले कोई ऐसी मनाही नहीं थी कि 1 पाव या 2 पाव कितनी जी डालो पहले। अच्छा। हाँ, पहले यही था पहले के समय में। ये तो अब हुआ है, क्योंकि अब तो रेडर भी 5-6 होते हैं। पहले ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रेडर होते थे, उनको ही डालनी पड़ती थी। और को साहब एक और बताओ, पहले जैसे अब एक दिन का खेल मेला होता है, पहले एक दिन का या हरियाणा की तरह 3 दिन के खेल मेले वो पंजाब में भी हो गया वो दौर? जी, 3 दिन के मतलब के जो मेले होते थे, तीनों दिन ही पूरी रौनक। हाँ। और पूरा मेला बिल्कुल पूरा फुल मेला भरा होता था। ठीक। और एक मेरे अभी तक याद है, भोटाल कला में 62 किलो का मैच था। तो वहाँ पे 3 रोज का मैच था। एक हमारा मैच था जो कि अंधेरा हो गया था, लाइट्स वगैरह तो पहले होती नहीं थी। अंधेरा होने की वजह से वो मैच पूरा नहीं हो पाया। मतलब कि पब्लिक को पूरा मज़ा नहीं आया। उन्होंने बोला हम चौथा दिन टूर्नामेंट रख देंगे, पर इनका मैच जरूर देखेंगे। मतलब निष्पक्ष अगले दिन? निष्पक्ष, हाँ। अगले दिन मैच करवाना है। चौथे दिन एक मैच के लिए 1 घंटे का मैच हुआ था। 1 घंटा मैंने पूरी रेड मैंने अकेले ने डाली। अच्छा। वो मेरे को अभी तक याद है। और लोग इतनी एक्सपेक्ट करते थे, इतने 10-10 रुपये लोग देते थे। 10-10 रुपये से ही इतना बड़ा ढेर लग गया था। उस टाइम तो ये भी था जोड़ी लेके ग्राउंड के चक्कर लगाना, वो दौर भी है? नहीं, वो दौर नहीं था। वो लोग ग्राउंड में आके गोद में उठा के फिर दे के जाते थे पैसे तो। अच्छा। जी,
अच्छा कोच साहब, फिर ओपन में आ पाए, ओपन में फिर गांव की टीम में खेले या और अन्य टीम का हिस्सा रहे हो, या क्लबों में जहाँ जहाँ आपका मतलब उच्च लेवल का खेल रहा उनके बारे में बताओ। नहीं जी, मैंने 3 साल तो लगातार हमारे गांव की टीम एक नंबर थी। उसमें एक पंचायत की टीम होती थी पहले, एक नंबर की टीम थी हमारी। तो 3 साल पूरा खद्दा पाया एक मतलब कि हमारे एक पंचायत की टीम ने। हाँ हाँ। उसके बाद मैं देवी दयाल जी अकेडमी अलंकार टोनी क्लब कुब्बे में चला गया। कोच देवी दयाल जी थे। कोच देवी दयाल जी के पास जी। तो वहाँ मैंने 4 साल लगातार मैंने, पहले 2 साल मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की, वहाँ पे ठहर के। तो उसके बाद मैंने, कोच साहब ने बोला आप मतलब कि रेड करो, हमारे टीम जो जाएगी उसके साथ आपने रेड करनी है। तो मैंने रेड करनी शुरू की। तो उसके बाद जलंधर एरिया, लुधियाना एरिया, नवागांव एरिया और अमृतसर एरिया, वहाँ पे उस तरफ मैंने पूरे मैच खेले। कोच देवी दयाल की वजह से। वहाँ उनकी अलंकार टोनी क्लब की, हमारे पास है पी चमेरा, हरजीत चैला, बिट्टू कुब्बे, ये हमारी जाफ लाइन होती थी। ठीक ठीक। हाँ जी, पप्पी खैरा। तो उस तरफ मैंने एकेडमी का मैच खेलने के बाद फिर मैंने दोबारा फिर अपने गांव में आकर के, उसके बाद मैंने संगतपुरा की टीम में, और लदाल गांव है हमारे पास, उसकी टीम में मैंने 3-4 साल मैंने लगातार अपनी गेम। ठीक ठीक। और कोच साहब, जैसे आप एज ए रेडर मतलब ग्राउंड में उतरते थे, तो आपकी नज़र में मतलब वो कौन कौन से कैचर थे जो मतलब एक रेडर को अच्छी फाइट देते, उस दौर के, जिस दौर के आप खिलाड़ी रहे हो, एक रेड के कैचर कौन कौन थे पंजाब में जिनसे के साथ आपके मतलब जबरदस्त फाइट होती थी? मेरे को याद है अभी तक बिट्टू दुगाल से बड़ा आज तक ना ही कोई हुआ है जाफ लाइन में, और ना ही कोई मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि वो इतना कमर्शियल और इतना लैंडलॉर्ड जो बोल सकते हैं उसको, ऑलराउंडर मतलब कि उसको टैलेंट था उसमें। वो कोई भी लगाओ, कब भी लगाओ, तो जो भी लगा सकता था। उसके अलावा मैंने कोई प्लेयर नहीं देखा। वो मेरे को एक बार मेरा लदाल में उसके साथ मैच था, मैंने एक ठीकरी वाला गांव थी, पम्मा ठीकरी वाला। तो 3-4 पंजाब की जो उचित पूरी टीम होती, तो मैंने उनको हरा करके सेमीफाइनल बिट्टू दुगाल के साथ खेला। मैंने सेमीफाइनल बिट्टू दुगाल को हरा कर फाइनल में प्रवेश किया। बिट्टू दुगाल ने उस टाइम मेरे को बोला, तो आप उस्ताद मतलब कि मेरी पसंद के रेडर हुआ। एक बार आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। तो उसने मेरे को ऐसा बोला, तो आपको भी उस चीज की बड़ी खुशी हुई कि यार मतलब प्राउड है उस पर, उस बात पर। और को साहब, इसमें भी मैंने भी सुना था, एक सच्चाई है कि बिट्टू पहलवान जी जो थे, वो फाइट के दौरान अगर रेडर के साथ फाइट करते, तो अगर पाड़े के नजदीक जाने के बाद वो किसी प्रकार का कोई अटैक, धक्का, पुश करना या टांग निकालना वो नहीं करते थे। बिल्कुल हाँ, पूरी स्पोर्ट्समैनशिप थी उसमें, और इंसानियत भी पूरी थी। उसको पता था कहाँ पे फाइट करनी है और कहाँ पे फाइट नहीं करनी है, कहाँ पे इंजरी आ सकती है। वो मतलब कितना इंटेलिजेंट पर्सन था, उसको सब पता था कहाँ से कैसे, किस इंसान को, किस प्लेयर को कहाँ से कैसे पकड़ना है। मतलब उससे बढ़िया मैंने आज तक ना ही देखा है, ना ही शायद होगा। और मैंने पहलवान जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये बताया कि वो बिट्टू पहलवान जिनका जो इतने बड़े पहलवान रहे, जब उनकी डेथ हुई तो बहुत से खिलाड़ी है जो उनके मतलब अंतिम संस्कार उसके बाद भी उनके घर तक नहीं गए, ऐसा भी सुनने में आया जी। तो वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो दुनिया की लगा लो या स्पोर्ट्समैन प्लेयर की लगा लो, जो भी है, चलो किसी ना किसी की तो मजबूरी भी रहती है, या जैसे भी हो, किसी का कोई कारण होता है, ठीक है ना। पर वो इतना बढ़िया इंसान था, तो मेरे ख्याल में सभी को उसको श्रद्धांजलि अभी तक तो मेरे ख्याल में देनी जरूरी बनती है। ठीक ठीक। और कोच साहब, यदि बात करा तो जैसे आपने कबड्डी का वो 1997 वाला दौर भी देखा है, और आज 2025 में भी आज एज ए ऑफिशियल आप काम करो, तो कबड्डी कहाँ से आकर के कहाँ पहुँच गई, कितना विकास हुआ कबड्डी? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस टाइम में कबड्डी भी थी, इंसानियत भी थी। अब कबड्डी है प्रॉपर, बट थोड़ी इंसानियत कम हो गई है। तो मेरे ख्याल में पहले जो प्लेयर थे वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, है ना। तो आज जो दौर है कबड्डी का, वो
एक दूसरे को प्रभावित करने की वजह से एक दूसरे को मेरे ख्याल में नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कबड्डी एज खेल के साथ साथ बिजनेस का रूप भी कबड्डी ने हाँ, ले ऐसा लिया। अपनी अपनी देखो थॉट होती है, वो अपनी अपनी थिंक्स होती है। जो इसको सही मायने से करेगा तो इसको वो प्रफुल्लित करेगी, अगर नहीं तो फिर उसको गिरा देगी। ठीक ठीक। ये और वो साहब यदि बात करा तो कबड्डी जैसे पहले शुद्ध पाक पवित्र होती थी, कोई भी खिलाड़ी स्टेरॉइड इंजेक्शन वगैरह नशा पता कुछ नहीं करता था। आप कबड्डी से जुड़ रहे हो इतना लंबा टाइम तक, कहीं ना कहीं कबड्डी को नीचे लाने में नशे का भी काफी हाथ रहा है। देखो जी, नशा इसको नशा नहीं बोल सकते हैं, ये तो लोगों की अपनी अपनी थिंक सोच है। प्लेयर जैसे पहले कुछ और टाइम था, अब कुछ और टाइम है। अब जैसे कंपटीशन के दौर है, जो कंपटीशन के दौर के हिसाब से टफ हो गई है ना कबड्डी, इसीलिए मेरे को शायद लगता है कि दुनिया को भी पता नहीं ये क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, और शायद ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा जी। और कोच साहब जैसे हरियाणा का पंजाब में बहुत कम खिलाड़ी पहले खेलने के लिए आते थे, इक्का दुक्का खिलाड़ी थे जो वेट में, या हरियाणा पंजाब के जो मैच होते तभी। जैसे अब पंजाब में हरियाणा के बहुत से खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, जैसे अभी चट्ठा गोविंदपुरा, अंकित निडाना जो रोहतक से है, वो बेस्ट रेडर रहे हैं। बेस्ट रेडर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिल्लू और जो नई जनरेशन है हरियाणा में, उसके आने के बाद हरियाणा की जो कबड्डी डाउन गई थी, उसके बाद सिल्लू ने उसके अंदर एक बीज रोपण का काम किया, दोबारा से कबड्डी को जिंदा कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सर, ये बात सच्चाई है, और बिल्कुल सच्चाई है ये, क्योंकि उससे इतने प्लेयर छोटे भी, बैठ के भी बड़े, उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं कि उसको देख के वो उन्होंने सोचा है कि मैं भी शायद शीलू बनूं, क्योंकि शीलू ने इतना बड़ा नाम कमाया है। तो या तो उसकी कुश्ती की वजह से लगा लो, या उसकी स्ट्रगल, या उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, ये सभी कारण हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो इंसानी स्पोर्ट्समैनशिप का है, वो उसने अपने लेवल के बड़े प्लेयर तैयार करके भेजे। ठीक ठीक। अपने गांव के, अपने एरिया के, ये उसका बड़प्पन है। और को साहब कहीं ना कहीं पंजाब में जैसे बहुत से खिलाड़ी बाहर चले गए, और पीछे भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि किसी टीम को दूसरे जो है शरारती तत्व वो ग्राउंड में नहीं आने दे रहे। इस तरह एक बदमाशी टाइप भी कहीं ना कहीं कबड्डी को प्रभावित कर रहे हैं। देखो मेरे ख्याल में शायद संदीप जी का जैसे, हाँ, ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि थोड़ा एक टाइम था ऐसा कि जैसे गैंगस्टर आ गया था कबड्डी में, तो गैंगस्टर की इतना डर बैठ गया था कबड्डी प्लेयर्स के दिमाग में, दिलो दिमाग में, कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम भी कल इतना बड़ा अपना नाम कमा ले, कि हमें कोई शूट कर दे, या हमें कोई इस रास्ते से भटका दे, या और ऐसा है। प्रभावित हुए हैं बहुत सारे लोग हैं जो कबड्डी के प्लेयर थे, वो एकदम स्टे हो गए थे, रुक गए थे कि नहीं यार, शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कल हम ना जाए इसमें। ठीक ठीक। और कोच साहब जैसे आप खेल के बाद फिर आपने मतलब एज ए कोच के रूप में कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं? अभी पंजाब में, हरियाणा में, और यूपी, MP में, रीवा में भी गए हम। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के मैच हमारे पहले नेशनल साइड थी, और वहाँ पे वॉलीबॉल थी। तो जो सर्कल स्टाइल कबड्डी है हमारा, तो दास को मौका मिला है वहाँ पे उनको चालू करवाने का। वहाँ पे जाके मैं 4 साल हो गए लगातार वहाँ पे MP में, रीवा में, तो मैं वहाँ पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जो सर्कल स्टाइल के मैच में करवाता हूँ। तो यहाँ तक तो पंजाब हरियाणा की बात करते हो आप, मैंने पंजाब का नाम बताओ जहाँ जहाँ आपने कैंप लगाए। पंजाब में तो मैंने अनेकों जगह पे कैंप लगाए हैं। तो MP रीवा में भी मैंने एक मंथ कैंप लगाया, और जो आर्मी के जो खास कर्नल साहब थे, उनका नाम तरसीम सिंह जी है, उन्होंने मेरे को आर्मी वालों को कोचिंग के लिए बुलाया था अपना बड़ौदा में, गुजरात में। गुजरात में मेरे को मौका मिला था, तो उन्होंने बोला था आप हमारे यहाँ पे आओ 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए आप यहाँ पे। मैंने वहाँ पे उनको कोचिंग दी जा करके, तो उन्होंने बहुत फुल आर्मी वालों ने बहुत बढ़िया सेवा की। ठीक ठीक। और हरियाणा में आपने किस किस जगह? हरियाणा में भी कई जगह पे मैंने नंदगढ़, माजरा में कैंप लगाया मैंने, तो वहाँ पे भी बहुत मतलब कि रिस्पॉन्स मिला, बहुत बढ़िया, बहुत खूब सेवा करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में खास करके जो पंजाब से आता है, जो कहीं से भी आता है, तो बहुत पूरी इज्जत करते हैं।
उनको मैं सल्यूट करता हूँ, हरियाणा वाले। ठीक ठीक। हाँ जी। और कोच साहब जैसे फिर आपका एज ए ऑफिशियल, मतलब इस ऑफिशियल लाइन में आपका आना किस तरह से हुआ? मैंने मेरे एक बार कैलिफोर्निया के साथ जलंधर में मेरा मैच था, हम्म तो मैं और जोगी देदना मैच रेड कर रहे थे दोनों। हम्म तो उस टाइम मेरे बारिश में मैच चल रहा था, बारिश होगी स्टार्ट मैच में, तो मेरे एकदम से मतलब कि चोट लगी, इंजरी आ गई मेरे। जो रीढ़ की हड्डी के जो मणके होते हैं, 3 हाँ मणके, हाँ। वो मतलब कि थोड़ा इंजर हो गए। उसके बाद मैंने 5 साल, मेरे को डॉक्टर ने बोला आपको रेस्ट करनी पड़ेगी। मैंने 5 साल वो रेस्ट में निकाल दिए। तो उसके बाद तो वो गैप ऐसा पड़ा, तो उसके बाद मेरे को 5 साल उसके बाद और नहीं मेरे को मतलब कि प्रैक्टिस करने का मौका मिला। तो मेरी गेम वहीं पे थोड़ा एक रुक पीछे गई। रुक गई जाने के। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ। तो उसके बाद मैंने फिर मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद फिर मेरे 1-2 फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला तो आप इस ऑफसेटिंग लाइन में आ जाओ तो शायद बढ़िया रहेगा। मैंने फिर थोड़ा बहुत छोटे मैच थे वहाँ पे ऑफसेटिंग शुरू कर दी। तो धीरे धीरे मेरा सफ़र थोड़ा बढ़ता चला गया, सर्कल सर्कल बनता गया। सर्कल बनता गया। तो अब आपकी कृपा से मैं ऑफिशियल लाइन में अब मतलब मैच आज का करवा टाइम रहा यदि माने तो हूँ। जी। मतलब एमएलके में भी और आल हरियाणा और आल हरियाणा पंजाब और में। पंजाब में, हाँ, पूरे मैच करवाने का अवसर मिलता है। ठीक ठीक। हाँ। और कोच साहब हरियाणा में कितने मैच लगे, कहीं खेलने का अवसर मिले हरियाणा में भी? हरियाणा में पहले मेरे जो नानकी है जंडोला में, हम्म मैं रहता था पहले। हम्म। मैं 2 साल हरियाणा में मैं मतलब कि पूरा खेला हूँ। अच्छा अच्छा। तो पानीपत एरिए में, हम्म। तो जींद के एरिए में, कैथल के एरिए में, अच्छा अच्छा। सब मैंने वहाँ पे 3 साल मतलब कि गेम करके फिर मैं फिर दोबारा फिर पंजाब में। ठीक ठीक ठीक। और कोच साहब आपके नज़रिए से हरियाणा और पंजाब के सीनियर खिलाड़ी जो आपके पसंदीदा रहे हैं, ग्रेड के रेडर और कैचर? हमारे पंजाब के तो फिलहाल वैसे तो सारे ही प्लेयर बढ़िया हैं, भगवान सीनियर, सभी को, सीनियर जो जिनको भगवान आप सभी को। हाँ जी, हाँ हाँ। नाम सुने हैं या देखे हैं आपने? नाम एक तो बिट्टू दुगाल मेरी निगाह में तो सबसे बढ़िया वही प्लेयर है। हम्म बिट्टू दुगाल हो गया, गुलजारी मोनक हो गया, हम्म तो जोगी देदना हो गया, हम्म जगजी अपना गुरजीत तूत, हम्म। ये मेरे फेवरेट प्लेयर थे। इनमें कैचर रेडर दोनों है। हाँ जी, हाँ, और दोनों। आप मौके के आपके पसंदीदा खिलाड़ी? मौके के अभी एक तो शीलू, हम्म। तो सुल्तान समझ। आप जब प्रैक्टिस करते थे तो आपका क्या शेड्यूल रहा करता है, इतनी ज्यादा मेहनत का मैंने और बहुत इतना ज़्यादा, लंबा देखो खेले जी, हो आप? मेरे को मैंने सुबह जल्दी उठना, मेरे सीआईडी इंस्पेक्टर हरदेव सिंह भाई की सोच से मेरे सबसे पहले जो कोच थे, हम्म तो वो मेरे को 2-3 गांव में तो पहले तो दौड़ा के लेकर आता थी। मैं 2-3 गांव में दौड़ के आके फिर मैं उसके बाद मैंने फुटबॉल खेलना, फुटबॉल के बाद फिर मैंने 3 बजे जब धूप होती तो गांव में प्रैक्टिस करना। हमारे गांव में पहले ग्राउंड नहीं था, हम्म। हमारे नदी के पास थोड़ा कच्चा मतलब कि रास्ता था, कोई जगह बनी हुई, वहाँ पे मैंने सफाई करके वहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड बनाना, वहाँ पे खेलना। उसके बाद फिर फुटबॉल के बाद फिर हमारा प्रैक्टिस वर्कआउट पूरा पावर लगा के फिर उसके बाद सुबह फिर जल्दी जल्दी निकल के इतना स्ट्रगल किया, तो मेरा स्टेमिना इतना फुटबॉल से, इतना ज़्यादा स्टेमिना बन गया फुटबॉल से कि मेरे को लगा कि मैं कबड्डी खेल और पाऊँगा। कोच साहब उस टाइम डाइट क्या कुछ रहती थी? ज़्यादा देखो डाइट का, क्योंकि घर में इतना हमारे नहीं था और जो प्रोवाइड कर सके हमें डाइट, बस ज़्यादा देसी रोटी खा के ही हम खेलते ठीक ठीक। हैं। और कोच साहब यदि आपका बात करें हाइट और आपका टॉप का वेट कितना हुआ है? मेरी 5 फुट 7 इंच हाइट है, प्लस मेरा 90 के पास मेरा वेट चला गया था। अब मेरा एज इट मेरा 83 वेट है। ठीक ठीक। और कोच साहब जैसे बहुत से जो न्यू क्रीम है, न्यू जनरेशन है, बहुत से बच्चे हैं जो आपसे प्रभावित होते हैं, जिन्होंने मतलब आपको ग्राउंड में देख करके जिनको मतलब एक प्राउड फील होता है कि हमारे पंजाब से हैं, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कोच हैं, अच्छे ऑफिशियल हैं, तो उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे ताकि वो शॉर्टकट ना अपना के एक कबड्डी में मेहनत करके वेट से अपर वेट और फिर धीरे धीरे ऊपर में चल के एक मतलब परिपक्व हो क्या ऊपर खेल के और मिस गाइड ना हो, उनको लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। ये आजकल
ज़रूरी है ये बात बताना या सजेस्ट करना। जो आजकल की जनरेशन है वो आपकी बात सही है बिल्कुल, वो शॉर्टकट रास्ता अपना रही है, वो मेरे ख्याल में उनको नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो मतलब कि स्ट्रगल करते करते, एक्सपीरियंस करते करते, जो एक्सपेरिमेंट करते करते जो एक्सपीरियंस होता है, उससे बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उससे बड़ा कोई पावर नहीं है, उससे बड़ा कोई स्टैमिना नहीं है। तो उससे जो सक्सेस होगा तो इस वजह से ही होगा, ना कि शॉर्टकट से। ठीक ठीक। पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कोसा वो बंदा है जो इस तरीके से जाएगा जैसे आपने बताया, वो लंबा भी खेलेगा, वो लंबा भी खेलेगा बिल्कुल। अदरवाइज अगर शॉर्टकट जाएगा तो उनको गैप तो ऑटोमेटिकली उसका गैप पड़ना पड़ेगा। 1 या 2 साल में वो पीक पे भी जाएगा, फिर डाउन भी आ जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसको स्टे करना पड़ेगा ये 1 या 2 साल फिर। ठीक ठीक। तो को साहब, इतना आपने कीमती समय दिया और इतने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। इतने मतलब के लायक तो नहीं थे हम कि आपको इंटरव्यू में किसी को सजेस्ट कर सके या किसी को अपना विचार रख सके, तो इन्होंने बोला पहली बार इंटरव्यू करने को, तो मैंने जो मेरे दिमाग में आया, तो कोई गलती होगी तो माफ़ी के याचना में। तो ये थे हमारे साथ एज ए प्लेयर, एज ए कोच, और आज वर्तमान में एज ए ऑफिशियल कोच साहब हैं मलकीत लहरा से, लहरा पंजाब से। तो कोच साहब के विचार आपने किसे लगे वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। और सबसे बड़ा मेरे डाउट ये था कि वो उसका इनको मेरी हरियाणी समझ आए ना आए, लेकिन ट्यूनिंग सी ऐसी रही, इनको भी सब कुछ समझ में आ गया और मेरे को भी इनके द्वारा बताया गया, सब कुछ समझ में आ गया, और शायद दर्शकों को भी हर बात समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए विश्राम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।